श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है जीवन साथी पार्ट 6। गलत जीवन साथी हो तो उनके साथ कैसे जिए और सास बहू का रिश्ता कैसे बेहतर बनाएं, इन दो सवालों का जवाब आज के व्याख्यान में हम ढूंढने वाले हैं। मित्रों, ये जीवन साथी जो सीरीज है बहुत ही महत्व की सीरीज है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में शादी की है, जो करना चाहते हैं, उस हर व्यक्ति ने इसको सुनने चाहिए। इतनी महत्व की ये सीरीज है। हालांकि ये सीरीज इतनी महत्व की है कि जो लोग ये व्याख्यान को सुनते हैं वो कहते हैं कि काश शादी के पहले हमने ये सब व्याख्यान सुने हुए होते। हालांकि इसकी शुरुआत मेरे कार्यकर्ताओं के जीवन से हुई। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया और उन दिनों में 1982 के दरमियान पूरे 90s में जो भी लड़के लड़कियां कॉलेज में सीखते थे, काम के कारण इंप्रेस हुए, बड़े पैमाने पर इस मूवमेंट के साथ में जुड़े। आगे चलकर कई सालों तक ये लड़के काम करते रहे। इसमें से लड़कियों का प्रमाण कम होते गया क्योंकि उनकी शादी होने के बाद में उनका नई दुनिया, नया पति, नया संसार, नया शहर। लेकिन लड़के बड़े पैमानों पर जुड़े रहे, उनकी शादियां हुई। अब नेचुरली इस मूवमेंट का मैं नेता होने के कारण उनके बीबियों के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे वो कई बार मुझसे कहना चाहती थी। तो ये बार बार ऐसा होने लगने के बाद में हमने एक बार तय किया कि हमारे जो भी सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उनका एक मीटिंग होती है साल में, उस समय सब बीबियों को भी बुलाया जाए और दिन भर में हमारे काम चलते थे। जो भी कार्यकारिणी के काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं, और रात के समय में 3-4 घंटा हम बीबियों के साथ में काउंसलिंग करने लगे और उसमें से एक नए वर्कशॉप का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं कौटुंबिक स्वास्थ्य कार्यशाला। ये जो नया जन्म हुआ, ये वर्कशॉप बहुत ही महत्व का रहा। शुरुआत तो कार्यकर्ताओं के लिए हुई। मेरे संगठन में बार बार हम इस ढंग के वर्कशॉप आयोजित करते आए हैं। इसका फायदा ऐसा हुआ कि जो बीबियां पहले इस काम के खिलाफ थी, उनको लगता था कि बाकी के पति लोग हैं, जब भी उनके पास छुट्टी होती है तब सब पूरा का पूरा समय वो फैमिली को देते हैं या फिर ज़्यादा पैसे कमाने में खर्च करते हैं, और हमारे पति लोग अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाले ये लोग जेब में से पैसा डाल डाल कर काम करते हैं। जो भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा इसमें खर्च करते हैं। ज़्यादा की कमाई करना तो दूर, लेकिन अपना बहुत महत्व का समय जो होता है, छुट्टियों का समय, वो पूरा का पूरा समय इस काम में डालते हैं। इसलिए हमको कम समय मिलता है। ये वर्कशॉप होने के बाद में उन बीवियों का बहुत अच्छे ढंग से सहयोग मिलने लग गया। हर घर का वातावरण बदला और फिर ये कौटुंबिक स्वास्थ्य कार्यशाला हमको बहुत ही महत्व की लगने लगी। बाद में उसको प्रोफेशनली जब मैंने 90 से बड़े पैमाने पर मुंबई में जाकर ये वर्कशॉप शुरू किए, तब हम प्रोफेशनली ये कौटुंबिक स्वास्थ्य कार्यशाला चलाने लगे। लेकिन संगठन के लिए बीच बीच में ये कार्यशाला होती है और उसके बहुत अच्छे फायदे हम बार बार देखते आए हैं। जब प्रोफेशनली ये कार्यशाला बाहर होने लगी तो तब कई लोग कार्यशाला करने के बाद में मुझसे कहते थे, सर काश हमको ये वर्कशॉप शादी के पहले प्राप्त हुआ होता, शायद हमारी जिंदगी बहुत कुछ अलग होती। हमारे जीवन में जो सबसे महत्व की बात है शादी करना और उसके बाद में शादी कर कर एक नए
संसार की शुरुआत करना है, उसकी पूर्व तैयारी की कहीं भी कोई भी जगह नहीं है, तो उसकी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। पहले घर घर में इस ढंग की शायद इंस्टीट्यूशन थी, माँ अपने बेटे को सिखाती थी लेकिन बेटे को नहीं सिखाया जाता था, अब वो भी नहीं बची है। इसलिए बहुत ही महत्व का विषय है। जिन लोगों ने अभी तक के ये 5 पार्ट्स जीवन साथी नहीं पढ़े हैं, सुने हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लगातार उनको सुनते जाइए। पार्ट 1 से लेकर सभी यूट्यूब पर अपलोडेड है, लाइव प्रोग्राम्स है, ये सब बहुत अच्छे ढंग से आप सुन पाओगे। हमने क्या क्या देखा है इन 5 पार्ट्स में? हमारे मैरिज सिस्टम का इतिहास देखा है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन, शादियां स्वर्ग में ही बनती है। ये जो संस्कारों से हमारे मन में एक कल्पना दिमाग में बैठ जाती है, उसका पूरा का पूरा आधार हिल जाता है। मैरिज सिस्टम कैसे पैदा हुई? हमने बाद में देखा है कि इस मैरिज सिस्टम की आज के जमाने में भी क्यों आवश्यकता है, उसके पीछे के कारण क्या है, बहुत विस्तार से हमने देखा है। फिर जीवन का सबसे बड़ा महत्व का मुद्दा होता है कि जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। हमने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें इसके बारे में बहुत विस्तार से बात की है। ये जीवन साथी का चुनाव करने के लिए कौन से चीजों को प्राधान्य देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ये भी हमने बहुत विस्तार से देखा है। वो हिस्सा बहुत ही महत्व का है, आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद में हमने देखा है कि जो भी हमारा जीवन साथी है उसके साथ में बेहतर रिश्ता कैसे बनाएं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप होता है उसमें भी ह्यूमन रिलेशंस का ये हिस्सा होता है। यानी बाकी सब चीजें नहीं होती है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बेहतर कैसे बनाएं यह हिस्सा होता है। और मुझे कई जोड़े, कपल्स आकर कहते गए कि वर्कशॉप के बाद में उनके जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार हुआ, लाइफ की मजाई बढ़ गई। इसलिए बहुत महत्व का विषय है। मैं कहता हूं कि जिन्होंने आज तक शादी की है उस हर व्यक्ति ने यह सुनना चाहिए, और जिसने अभी तक शादी नहीं की है, कल जाकर जिनको शादी करनी है उन्हें भी ये सुनना चाहिए। इतने महत्व के ये विषय है। अब मित्रों, हमने पति पत्नी संबंध कैसे सुधारे, बेहतर रिश्ता कैसे बनाए, इसके जो महत्व के पॉइंट्स देखे थे। ईगो प्रॉब्लम दोनों में ना हो, एक दूसरे के प्रति इमोशंस प्रकट करो, एक दूसरे का एप्रिसिएशन करो, तारीफ करो, एक दूसरे के पसंद का ध्यान रखो, एक दूसरे में स्वतंत्र कम्युनिकेशन होना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। शक का राक्षस मन में बिल्कुल पैदा ना होने दो, उसको मारो, क्योंकि शादी का सबसे बड़ा दुश्मन ये शक है, डाउट करना है। एक दूसरे को नैगिंग मत करो। और सबसे महत्व की बात हमने देखी थी कि सेक्स को योग्य महत्व दो। ये सब बातें हमने बहुत विस्तार से देखी है। जो हमने ये पॉइंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा की है, उसके आधार पर हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुंदर तरीके से बदलाव ला सकता है। मैंने आपको बोला कि त्याग करो वगैरह ऐसी बात कोई मैंने आपसे की नहीं है। मैं उल्टा कहते आया हूं कि आप स्वार्थी बनो। मैं स्वार्थी हूं, मैंने शादी की है, मुझे इस शादी से आनंद प्राप्त करना है, मुझे आनंद से जीना है, इसलिए मेरे शादी में आनंद बढ़ाने की हर संभव कोशिश मैं करूंगा। ये जो नियम मैंने आपसे कहे हैं वो अमल में लाऊंगा,
उसके लिए अगर आवश्यक है तो मुझे अपने आप में बदलाव करना होगा तो मैं करूंगा, उसके लिए मेहनत लूंगा। 80% मेरी ओर से प्रयास करूंगा हमारे रिश्ते बेहतर बने, बहुत सुंदर बने, इसलिए प्रयास करूंगा। शायद हो सकता है कि ये जो प्रयास मैं कर रहा हूं, 80% प्रयास कर रहा हूं, उसका परिणाम ऐसा होगा कि मेरे पार्टनर पर उसे प्रेरणा मिलेगी, उसे लगेगा कि कम से कम 20% तो भी प्रयास मैंने करने चाहिए और हम दोनों का जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा। इसकी आप कोशिश कर कर देखिए। मैंने हजारों के मुंह से इस कोशिश के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हुई ये सुना है, बहुत सुंदर बनी ये सुना है। आपके जीवन के बारे में भी ये होने की गुंजाइश है। सब कुछ आपके हाथ में है। अब मित्रों, इसका एक नियम आम होता है जो हर ह्यूमन रिलेशन में होता है, वो हमेशा याद रखिए। आपका जो भी कलीग है, साथी है, मित्र है, कोई भी है, रिश्तेदार है, उसमें जो दुर्गुण है, गलत बातें हैं, गलत व्यवहार वो करता है, गलत बर्ताव करता है, उसके तरफ कम ध्यान दीजिए। जहां तक हो सके वहां तक इग्नोर कीजिए। अगर कहना भी है तो बहुत पॉजिटिव तरीके से, सुधार के लिए उसको प्रेरणा मिले इस ढंग से कहें। लेकिन अपने आसपास के लोगों में जो अच्छा है, अच्छे गुण हैं, अच्छा व्यवहार है, अच्छा बोलना है, आपके लिए या फैमिली के लिए या किसी के लिए अच्छा करता है, उसकी मन खोलकर तारीफ करो। बार बार तारीफ का अवसर ढूंढो। जिन चीजों की आप तारीफ करते हो वो करने के लिए वो प्रोत्साहित होता है। उसके गुणों का क्षेत्र, अच्छे व्यवहार का क्षेत्र, अच्छे बर्ताव का क्षेत्र, अच्छे बोलने का क्षेत्र बढ़ते जाता है। धीरे धीरे वो समझ लेता है, उसके ध्यान में आता है कि जिसकी आप तारीफ नहीं करते हो, आप जिधर ध्यान नहीं देते हो, वो टालने लायक चीजें हैं। उसको टाला तो ज्यादा बेहतर होगा, उसको अपने जीवन से निकाल डाला तो बेहतर होगा। ये सीखना वो शुरू करता है। इसलिए अगर आपको कोई भी ह्यूमन रिलेशन बेहतर बनाना है तो जो अच्छी बातें हैं उसकी बार बार तारीफ करते जाओ। जो बुरी चीजें हैं उनके बारे में अगर बोलना भी है तो पॉजिटिव वे से बताने की कोशिश करो या फिर उनको इग्नोर करो। यही ह्यूमन रिलेशंस बेहतर बनाने का एक बहुत ही महत्व का मूल मंत्र है। ये हमेशा आप ध्यान में रखो। अब मित्रों, मैंने कहा था कि समझो ये सब होने के बावजूद हमारी शादी किसी गलत व्यक्ति के साथ हो गई। शायद तब हम पे पता नहीं था, शायद चुनाव करने की संभावना नहीं थी, परंपरागत शादी तय हुई है, तब शायद मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी। ऐसी अवस्था में अगर मेरा जीवन साथी गलत है तो क्या किया जाए? इसके लिए मैंने शुरुआत की थी एक उदाहरण से। मेरे एक डॉक्टर मित्र, वो बहुत बड़े एक महाराष्ट्र के नेता के लड़के, तब वो मेरे मित्र नहीं थे, बाद में बने। ये जो नेता थे उस एरिया के, उन्होंने मेरे कुछ प्रोग्राम्स, 8-10 प्रोग्राम्स उस एरिया में रखे थे। उनकी बेटी थी, तब एमएससी में पढ़ रही थी, बहुत ही बोल्ड थी। मेरे पूरे कार्यक्रमों का आयोजन उसने किया था। मैं काफी उस लड़के से प्रभावित हुआ। जिस ढंग से वो सबके साथ में व्यवहार करती थी, लीडरशिप के जो भी गुण मैंने उसमें देखे, जिस ढंग से उसने पूरे आयोजन किया कार्यक्रमों का, एक सैंग्विन पर्सनालिटी की, हमेशा हंसमुख लड़की, दिखने को भी बेहतर, बहुत ही सुंदर और होशियार भी, दोनों का सुंदर कॉम्बिनेशन उस लड़के में था। फिर उसके जो भाई थे वो पहले
मेडिकल के स्टूडेंट बाद में अध्यापक बने, वो मेरे मित्र बने, मेरे वर्कशॉप भी उन्होंने किए थे। एक बार उनका फोन आया कि उनके पिताजी ने जल्दी मुझे बुलाया है, बहुत कुछ तो भी अर्जेंट है, आपको जल्दी आना है। अब इतनी बड़ी व्यक्ति बुला रही है, उस एरिया के वो बहुत ही बड़े लीडर है, मुझे मालूम था। मैंने कैसे वैसे कार्यक्रम एडजस्ट कर समय निकाल कर वहां गया। जाने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम पहचानते हो, मेरी बेटी है, उसकी मैंने शादी करवा दी थी, 2 साल हो गए। बहुत सुंदर लड़का है, हैंडसम है, एमई इंजीनियर है, अमेरिका से पढ़कर आया है, बाद में उसने कुछ तो भी और डिप्लोमा भी लिया है, और महाराष्ट्र सरकार के एक प्रोजेक्ट का चीफ है। ये मेरी बेटी उसको छोड़कर चली आई है। तो तुम क्या वो सम्मोहन वम्मोहन करते हो, कुछ तो भी वो कुटुंब वगैरह का कुछ तो भी सिखाते हो, कौटुंबिक स्वास्थ्य कार्यशाला के बारे में उन्होंने कुछ तो भी सुना था। वो मेरे बेटे को सम्मोहन में डालो और उसको पति के पास भेजो। अब ऐसा तो होता नहीं है कि सम्मोहन में डालो और पति के पास भेजो। ठीक है, उनको लगा, उन्होंने कहा, बुजुर्ग थे, सबके लिए आदरणीय थे। फिर मैं उस लड़की से मिला तो मैं पहचान नहीं पाया। 4 साल पहले ही मैंने उसको देखा था, 5-6 दिन देखा था। ये वही लड़की है, मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। उसके अपने कपड़े की सुध नहीं थी, पूरी तरह डिप्रेस दिख रही थी। अब इन सब चीजों को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, पहचानता हूं। डिप्रेशन उसके पूरे चेहरे से लेकर पूरे के पूरे उसके अपीयरेंस में दिख रहा था। बहुत निराश है, कॉन्फिडेंट टूट गया है, ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रही है, शब्द उसको नहीं मिल रहे हैं। मेरे ध्यान में आया कि बात बहुत सीरियस है। धीरे धीरे उससे बात करता गया, वो लड़की खुलती गई और फिर उसने पूरी अपनी कहानी सुनाई। जो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट थी, कई लोगों को साथ में लेकर चल सकते थे, नेतृत्व कर सकते थे, लीडरशिप की सभी क्वालिटीज उसमें थी, वही लड़की आज कह रही थी कि मैं घर में खाना पकाती हूं, दिन में 6-6 घंटा मैं खाना पकाते रहती हूं, क्योंकि मेरे पति को मेरा खाना पसंद नहीं आता है। मैं दाल पकाती हूं, खाकर देखती हूं, मुझे लगता कि दाल में नमक ज्यादा हुआ, फिर मैं उसमें पानी डालती हूं। पानी डालने के बाद खाकर देखती हूं तो मुझे लगता अब ठीक हुआ, लेकिन दाल पतली हो गई तो फिर पति की गाली खानी पड़ेगी, इसलिए फिर से मैं दाल पकाती हूं, फिर से वही प्रोसेस चलती है। पति केवल 4 रोटियां खाता है, लेकिन मैं 20-20, 25-25 रोटियां पकाती हूं। देखती हूं कि इसमें कितने दाग लगे हैं। दाग कम हो गए तो पति कहेगा कि ये रोटी जो है कच्ची है, ऐसी पकाती होगे तुम, और ज्यादा हो गए तो ज्यादा पकी हुई रोटी खिलाते हो करके गाली देगा। मैं अपने पति का भोजन 6-6 घंटे पकाती रहती हूं, फिर भी रोज गालियां खाती हूं। कोई ना कोई बहाना निकाल कर वो हर वक्त मेरा अपमान करते हैं, मेरी सुंदरता का अपमान करते हैं। बस केवल चेहरा सुंदर है, अक्ल नाम की तो कोई चीज नहीं, जबकि मैं यूनिवर्सिटी में टॉप रही हूं। मेरी हमेशा अक्ल निकालते हैं, हर वक्त मुझे टोकते रहते हैं। मैं शादी कर आई थी तो पूरे आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भरी हुई व्यक्ति थी। अब मेरा सब आत्मविश्वास टूट गया, कॉन्फिडेंस टूट गया, मुझ में कुछ अच्छा ऐसा मुझे लगता ही नहीं है। बेटी हो गई, लेकिन कभी रोमांस भी उन्होंने रोमांस के तरीके से नहीं किया। उनको लगता है मैं उनकी डॉल हूं, जब चाहे वो मुझे भोग सकते हैं, मेरे मन का कभी विचार नहीं करते हैं। मैं स्त्री हूं ऐसा भी उनको कभी लगता नहीं। घर की कोई तो भी एक नौकरानी है ऐसा मेरे साथ हमेशा बर्ताव होता है। ये सब बातें जब वो कह रहे थे तो थर थर कांप रही थी, वो मैं देख रहा था। डरी डरी सहमी सहमी एक नई लड़की को मैं देख रहा था,
जिस लड़की को मैंने 5-6 दिन, एक सैंग्विन लड़की देखी, बहुत मैं खुद इंप्रेस हुआ था, वही लड़की को एक पूरी तरह से अपने जीवन में हार चुकी एक मेलैंकोलिक पर्सनालिटी, रोने वाली लड़की मैं देख रहा था। ये सब देखकर मैंने और कुछ जानने की कोशिश की। मेरे ध्यान में आया कि पति अपने आप को बहुत होशियार समझता है, था भी, बात भी सही थी, अपने काम में बहुत होशियार था, और वो अपने को कम समझने का, कम आंकने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। उसको अगर किसी ने, क्योंकि इसके कुछ मित्रों ने, उसी के कुछ मित्रों ने उसको सलाह दी कि बीबी को ऐसा बार बार नहीं बोलना चाहिए, तब उन्होंने सबको डांट दिया था कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, मुझे सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, मैं हमेशा टॉप पर रहा हूं, तो इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह जब मेरे ध्यान में आया तब मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो आपके पिताजी ने इसलिए बुलाया कि आपके कुछ भी समझा बुझाकर आपको पति के पास भेजना है, लेकिन आपकी पूरी बातें सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पति के साथ में अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। ऐसे पति के साथ में आपने अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। तो आप अगर डाइवोर्स लेना चाहती हो तो डाइवोर्स लेने के लिए आप अपना मन बनाइए। बहुत खुश हुए, आनंद से रोने लगी कि कम से कम एक व्यक्ति तो है जो उसका समर्थन कर रहा है। बाकी तो सब घर के लोग बोल रहे थे, इतना अच्छा पति है, उसको छोड़ के चली आती है, तेरे को अक्ल नहीं, वगैरह वगैरह, इसी ढंग की बातें हो रही थी। ये सब होने के बाद में थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोली, उसका रोना खत्म होने के बाद में, नहीं सर, मुझे उसी के साथ रहना आवश्यक है। मेरी बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं, हमारी कंबाइन फैमिली है, सबकी शादियां रुक जाएगी, इसलिए मुझे तो उसी के साथ में रहना है। मुझे आप सिखाइए, क्योंकि मेरे भाई ने आपके कोर्सेज किए हैं, उसमें परिवर्तन मैंने बहुत देखा है। मुझे सिखाइए कि मैं अपने आप को किस ढंग से डालूं ताकि ये सब चीजें फेस कर सकूं। फिर मैंने उसको प्रोग्राम अपने आप को कैसा करना ये सिखाया, भाई की मदद लेने के लिए कहा। उसने अपने आप को प्रोग्राम किया, महीना भर प्रोग्राम किया, उसका काफी कॉन्फिडेंस वापस आया, और अच्छी अवस्था में, एक कॉन्फिडेंट अवस्था में वो फिर से अपने पति के पास गई 1 माह बाद। फिर वही रिपीटेशन हुआ, वही अपमान हुआ। अब तो उसको ज्यादा महसूस हुआ ये सभी अपमान और सब उनका बर्ताव, और फिर वापस आ गए। फिर उनके पिताजी की तार आ गए कि मानो जल्दी आओ, इमरजेंसी है। इस टाइम मुझे इमरजेंसी क्या होगी इसकी कल्पना थी, इसलिए थोड़ा सा मेरे प्रोग्राम जब एडजस्ट करना मुझे पॉसिबल था तब कर मैं गया। वो मुझसे कहने लग गई, सर मुझे उसी के साथ जीना आवश्यक है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, ना ही मैं डाइवोर्स ले सकती हूं। मुझे आप ऐसा कोई तरीका सुझाए कि मैं उसके साथ जी सकूं। तो ठीक है, ये निर्णय अगर तुम्हारा है कि तुम्हें इसी व्यक्ति के साथ में पूरी जिंदगी निकालनी है तो ये संभव है। बोले कैसे संभव है? बोला आपको पूरी तरह से बदलना होगा। अभी आप पूरी तरह से अपने आप को बदलिए। आज तक तुम हमेशा अपने पति के लिए जीते आई हो, आज तक तुमने हमेशा पति को खुश करने की कसरत की है, उसके लिए जितनी चाहे उतनी मेहनत आपने ली है। इस बात को आप भूल जाओ। आज के बाद में आप तय करो, अपने आप के लिए मुझे जीना है और मुझे आनंद से जीना है, और मुझे इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि पति ने अभी तक उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। कम से कम उतना तो कल्चर व्यक्ति था, वो मुंह से बोलता था, गालियां देता था, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाता था। जब तक तुम्हारा पति तुम पर हाथ नहीं उठा रहा है, चाहे कुछ भी बोले, ये शब्दों को हमने ग्रहण करना है, उसके परिणाम हमारे मन पर होने देने हैं, नहीं होने देने ही हमारे हाथ में है। अपने व्यक्तित्व को इस ढंग से बनाओ
अपना कर्तव्य बहुत अच्छे ढंग से करो। पत्नी कर कर तुम्हारा जो भी कर्तव्य होगा वो बहुत ईमानदारी से करो, लेकिन पति के कोई भी बर्ताव का, उसके बोलने का, उसके गालियों का तुम पर कोई भी परिणाम नहीं होगा। इस ढंग से अपने आप को ढालो। मैंने तुमने प्रोग्राम कैसा करना है सिखाया है। बीच में उसने मेरा वर्कशॉप भी किया था, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से वो सब समझ गई थी और उसने अपने आप को उस ढंग से ढालना शुरू किया। मैंने कहा, आज तक तुम सोचती थी पति के साथ मुझे रहना है, नहीं रहना है। आज के बाद तुम अपना जीना शुरू करो, पति सोचेगा तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना है। उसने मन ठान लिया, बहुत अच्छे ढंग से खुद को प्रोग्राम किया। करीबन 3 महीने सेपरेट रही। जब तक उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस ढंग से उसने अपने आप को ढाल लिया और फिर एक दिन वो अपने पति के पास गई। मैंने उसको कहा था कि खुद के निर्णय खुद लो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और अपने जिंदगी में जो मनपसंद काम है उसमें अपने को लगा दो। हाँ, बेटी है, छोटी बेटी है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसके साथ में अपना मन लगे, आपका खुद का जीवन अर्थपूर्ण लगे, ऐसे काम में अपने आप को लगा दो। ये लड़की ससुराल गई, उसने पहला अनुभव मुझे सुनाया, मैं आपको सुना रहा हूं। प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका था, घर में बहुत धूल जमा हुए थे, बड़ा बंगला था, उसमें धूल जमा हो गए थे। छोटी बेटी है, अभी 1 साल की हो गई है। ऐसे बेटी के लिए वो धूल बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए जाते ही उसने सबसे पहला काम, जो भी नौकर होते हैं उनको साथ में लेकर पूरा घर साफ करने का काम किया। परिणाम ऐसा हुआ कि घर पूरी तरह से अस्ताव्यस्त हुआ और ये तो पति को बिल्कुल पसंद वाली बात नहीं थी। शाम को पति आया, आते ही उसने जब देखा कि घर अस्ताव्यस्त है, बिखरा हुआ है, उसने एकदम से चिढ़कर बोलना शुरू कर दिया। इसने बहुत शांति से कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही आपको मैसेज भेजा था, मैं आने वाली हूं। आपकी बेटी 1 साल की है, उसको इतने धूल की बहुत तकलीफ होती है, आपको मालूम है, मुझे भी तकलीफ होती है, आपको मालूम है। यह काम आपने ही नौकरी से पहले करवा लेना चाहिए था, नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आने के बाद मैंने काम शुरू किया। पहले ये सफाई बहुत जरूरी थी और आपके लिए एक सोफा बहुत साफ कर कर रखा है, उस पर आप बैठ जाइए। वो अवाक रह गया कि पत्नी इस ढंग से उनके साथ बात कर रही है, प्यार से कर रही है, नम्रता से कर रही है, लेकिन हिम्मत से बात कर रही है। वो गुस्से में जाकर सोफे पे बैठ गया। इसने ऑलरेडी पूरी तैयारी कर कर रखी थी। थोड़ी ही देर में पोहा आया, हलवा आया। पति को हलवा और पोहा बहुत पसंद है, कॉम्बिनेशन कर कर लाया। पति ने गुस्से में कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। ये कहीं ठीक है, नहीं खाना है, बहुत अच्छी बात है, स्पेशल आपके लिए बनाया था। आप जैसे ही ऑफिस में आए, आपको गर्मा गर्म खिलाए, इसीलिए तैयारी कर कर रखी थी। फिर भी आप नहीं खाना चाहते हो, इट्स ओके, हम खा लेंगे। उसने खुद खाना शुरू किया। अपने साथ में जिन नौकरों ने उसको साथ दिया था, उन सब ने खाना शुरू कर दिया। वो जो उसकी कलीग थी, यानी काम करने वाली बाई थी उसके साथ में, वो कह रही थी, भाभी कितना सुंदर बनाया, हलवा बहुत ही सुंदर बनाए, पोहा भी बहुत सुंदर बनाए, साहब को बहुत पसंद आते हैं, क्या करे वो खाना नहीं चाहते हैं। और अंदर से साहब चिड़चिड़ हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसने पूछा कि रात के खाने के लिए आपको क्या खाना अच्छा लगेगा। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। इसने कहा, ठीक है, आपको नहीं खाना है, कोई बात नहीं है, घर में ये काम चल रहा है, लड़की को भी तकलीफ होती है। मुझे मेरी एक सहेली यहाँ की बार बार खाना खाने के लिए बुला रहे थे, तो उसको मैं कह देती हूँ कि मैं आज उसके यहाँ खाना खाने को आ रही हूँ। आप तो खाना नहीं खाना चाहते हो, इसलिए रात को खाना खाने बनाने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को जो करना है वो कर। ऐसा चिढ़कर बोलने के बावजूद वो अपने सहेली के यहाँ खाना खाने के लिए गई। दूसरे दिन गांव में गई। गांव में एक कॉलेज था, साइंस कॉलेज था। उस कॉलेज के अध्यक्ष को मिली।
उनको बहुत आनंद हुआ कि इतने बड़े व्यक्ति के, जिनके एक पूरे के पूरे बहुत बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, कई कॉलेजेस है, ऐसे एक व्यक्ति की लड़की मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आई, जो भी यूनिवर्सिटी में टॉप करने वाली लड़की है, जिसका ऑलरेडी एमएससी हो चुका है, जो ऑलरेडी पीएचडी कर रही थी। उन दिनों में बीएड और ये बाकी सभी चीज़ें कोई बहुत कंपलसरी नहीं थी, और वैसे भी इसको सीनियर को भी सिखाना था। उसे तुरंत अपॉइंटमेंट दे दी गई। पति को इसने केवल इतना बताया कि कल से मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रही हूं। पति बहुत चिढ़ा, मुझे पूछा क्या, ये किया क्या, वो किया क्या। वो शांति से उसने कहा, दिन भर मैं घर में बैठे रहती हूँ, बेटी को संभालने के लिए नौकर भी है, मैं इतना पढ़ी हूँ, मुझे पीएचडी भी पूरा करना है, अगर मुझे उस टच में रहना है तो मुझे कॉलेज में अध्यापन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में उसने अपने ढंग से जीना शुरू किया। पति के बोलने का, गाली देने का कोई भी उस पर परिणाम नहीं हो, इस ढंग से उसने अपने आप को ढाला। अपना काम वो बहुत ईमानदारी से करती आई। वक्त पर खाना रेडी होगा, सभी चीज़ें रेडी होगी, घर को ठीक ढंग से रखा जाएगा। उसने अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जी। एक बेटी के ऊपर अपनी फैमिली नहीं बढ़ाई, जिम्मेदारी नहीं बढ़ाई, उसके लिए बहुत आग्रह रखा उसने। पति की बहुत इच्छा थी कि बाकी भी लड़के होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसने सीधा नकार दिया। और बच्चे पैदा करने का अंतिम अधिकार आखिरी में स्त्री को ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसे ही लेनी होती है। इसलिए उसने एक बेटी के ऊपर कभी भी अपनी फैमिली नहीं बढ़ाई। अभी इस चीज़ को करीबन 10-15 साल हो चुके हैं। जब कभी वो मिलती है, मैं पूछता हूं कैसी हो, वो कहती है मैं बहुत आनंद में हूं। आपको पूछना ही है तो मेरे पति को पूछिए वे कैसे हैं। दोनों साथ में जी रहे हैं, ये अपने ढंग से जीती है, बहुत अच्छी वक्ता कर कर मशहूर है, एक कवियत्री कर कर, कविता करने वाली कर कर बहुत प्रसिद्ध है, कवि कर कर प्रसिद्ध है। ये लड़की अपने जीन से, अपने ढंग से अपनी जिंदगी जी रही है। मित्रों, मैंने ये उदाहरण बहुत ही विस्तार से आपके सामने इसलिए रखा कि अगर आप अपने जिंदगी में किसी के साथ में जीना ही चाहते हो, चाहे कंपल्शन के कारण हो, चाहे और किसी कारण हो, तो कितने भी बुरे व्यक्ति के साथ में भी आप जी सकते हो, अपने आप को उस ढंग से ढाल सकते हो। इसलिए मैंने ये उदाहरण बहुत विस्तार से आपके सामने रखा है। इसके लिए आपको व्यक्तित्व इस ढंग से बनाना होगा कि लोगों के बोलने का, चाहे अपने पति का क्यों ना हो, बोलने का, बर्ताव करने का आप पर कोई भी निगेटिव असर ना हो। उसके बावजूद आप आनंद से रह सकते हो, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से ढाल सकते हो, अपने आप को आनंद से जीने के लिए सही माने में प्रवृत्त कर सकते हो। ये संभव है। ऐसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आज के बाद आप में से एक के भी मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मेरी बीवी ऐसी है इसलिए मैं अपने जीवन में आनंद से नहीं जी पाता हूं, या फिर मेरा पति ऐसा है इसलिए मैं अपने जीवन में आनंद से नहीं जी पाती हूं। आपके जीवन में आपको आनंद से जीना न जीना आपके हाथ में है। जब तक आपका जीवन साथी आप पर हाथ नहीं उठाता है, आपके साथ में कोई हिंसक, शारीरिक हिंसक व्यवहार नहीं करता है, तब तक तो भी आप उसके साथ में बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हो। अब यहां एक सवाल मुझे एक मित्र ने पूछा था कि ये लड़की को और पति मारता तो तुम क्या सजेशन देते? दिन रात पीटने वाला पति होता तो क्या करते? उसके साथ जीने के लिए कहते? मैंने कहा यह सब सिखाने के चक्कर में ही नहीं गिरता मैं शुरुआत में उल्टे उनके पिताजी के साथ में झगड़ा कर बैठता कि इसको डाइवोर्स देना क्यों जरूरी है। जो पति इतनी सभ्यता नहीं रख सकता, अपनी पत्नी को मारता है, बार बार मारता है, उसके साथ भी जियो। वो भी पढ़ी लिखी किसी लड़की ने, किसी अनपढ़ औरत ने भी ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं जीना चाहिए, चाहे पत्नी मारने वाली हो, चाहे पति मारने वाला हो।
ये शारीरिक हिंसा के लिए तो बिल्कुल यहां कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो उस सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया। तो मित्रों, हम अपने जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति में हमारे आसपास के व्यक्ति होने के बावजूद आनंद से जी सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे माइंड में है, हमारे व्यक्तित्व में हो सकता है। इस ढंग से हमारा व्यक्तित्व हम ढाल सकते हैं। ये अपनी खासियत है, ये कभी हमने जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। अब हम दूसरा विषय देख रहे हैं, सास बहू का रिश्ता कैसे बेहतर बनाएं। इसके लिए हम चर्चा कर रहे थे। हम में से कुछ लोगों को लगता था, मुझे भी लगता था, कि आज के जमाने में ये सास बहू का रिश्ता इतना महत्व का बचा है, क्योंकि आजकल बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, केवल पति पत्नी घर में होते हैं, बहुत कम फैमिलीज में सास नहीं होती है। तो मेरे मित्र ने कहा कि आप इंडिया की बात कर रहे हो। हम व्याख्यान केवल इंडिया के लिए नहीं दे रहे, भारत के लिए भी दे रहे हैं। और भारत में आज भी परिस्थिति ऐसी है कि कम से कम सास ससुर घर में होते हैं। तो ये भी बहुत महत्व का रिश्ता है और इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। मैं जो भी बातें आपके सामने रख रहा हूं, ये केवल किताबें पढ़कर तैयार की हुई बातें नहीं हैं। इस विषय का अभ्यास करते करते जो जीवन के अनुभव हैं, लोगों को सलाह देने के बाद में जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके आधार पर ये सभी बातें तैयार हुई है। वैसे भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में मैं हमेशा प्रयोग करते आया हूं, शायद ही किसी को इतने प्रयोग करने का अवसर मिले। मैंने जब से शुरुआत से करते आया हूं, केवल अंधविश्वास का काम शुरू करने के बाद ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी के कई प्रयोग मैं शुरुआत से ही करते आया हूं। इस विषय में मुझे बहुत रुचि थी, लेकिन जिस शहर में, जिस छोटे से गांव में, वर्धा में मैं था, वहां पर यह विषय पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि कॉलेज में जाकर पढ़ सके। उसके लिए नागपुर जाना पड़ता, नागपुर में पैसा बहुत खर्च होता और वो सुविधा नहीं थी। इसलिए किताबों के जरिए और जीवन के अनुभव के जरिए ये विषय को मैंने आत्मसात किया था। तो ये प्रयोग हमेशा करता गया। अंधविश्वास के बाद इस क्षेत्र में बहुत प्रयोग करने पड़े। अब मैं विनोबा के बारे में काफी जानता था, जयप्रकाश नारायण के बारे में काफी जानता था, उनके साथ में तो काम किया है। गांधी जी का काफी अध्ययन किया था। ये लोगों का कम्युनिकेशन लोगों के साथ में कितना इफेक्टिव होता है, इसकी जानकारी होने के कारण अंधविश्वास के काम खिलाफ काम जब शुरू किया, तो कई बार लोग मुझे मारने के लिए आते थे, तय कर कर आते थे, प्रण कर कर आते थे कि आज मानव साहब की तंगड़ियां तोड़ेंगे, उनको यूं करेंगे, त्यों करेंगे। और उनके साथ में भी बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेशन करना चाहिए, ऐसा मुझे अंदर से लगने के कारण मैं करते आया हूं, उनको बदलते आया हूं। मेरे पूरे जीवन में एक ही बार बाल गंधर्व में मुझ पर अटैक हुआ था, और वो भी ये सनातन जैसे लोगों के कारण हुआ था, कोई आम व्यक्ति के कारण नहीं हुआ था। तो आम व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया जा सकता है। ये सब प्रयोग मैं करते आया हूं, और उन प्रयोगों का और इस क्षेत्र में जो रिसर्चेस हुए हैं, उसका ये दो आधारों पर ये विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी ह्यूमन रिलेशंस बेहतर बनाने के नियम सेम होते हैं। हमने जो पति पत्नी के रिलेशंस के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की, उसमें से एक हाथ दूसरा छोड़ दे, जैसे सेक्स वगैरह हैं, तो बाकी सभी नियम कोई भी बराबरी के व्यक्ति के लिए लागू होते हैं। दो मित्रों के बारे में लागू होते हैं, दो मैत्रिणों के बारे में यानी स्त्री मित्रों के बारे में लागू होते हैं, बराबरी से काम करने वाले कलीग्स के बारे में लागू होते हैं। तो ह्यूमन रिलेशंस ऐसे है कि कोई एक ही रिश्ते में लागू हो गए ऐसे नहीं है, सभी रिश्ते में वो लागू होते हैं। लेकिन सास बहू का जो रिश्ता है वो थोड़ा अलग रिश्ता है। यहां पर एक का मन में, सामाजिक स्थिति में पहले से अपर हैंड है, वो यानी सास, पति की मां है, ये उसका घर है। उसके घर में नई लड़की प्रवेश करती है, जिसको हम बहू कहते हैं।
तो यहां पर एक अपर हैंड है जो समाज ने पहले से माना हुआ है, और दूसरा कनिष्ठ अपने आप को समझे बहू, यह भी समाज की मान्यता है। तो ये रिलेशन भी किस ढंग से अच्छा हो सकता है, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। सबसे पहले सास की जो मनस्थिति होती है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी मनस्थिति होती है। अपने बेटे की शादी हो, शायद उसको एक ही बेटा है, अकेला बेटा है, अकेले बेटे की शादी हो, इसलिए वो खुद प्रयास करती है, पीछे लगती है लड़के के, शादी करो, मुझे बहू चाहिए। यानी एक तरफ उसको बहू चाहिए, लड़के ने शादी करनी चाहिए, लड़के को पत्नी चाहिए ताकि लड़का ज्यादा सुखी बने। तो अपने बेटे से तो बहुत प्रेम करती है, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता है। हर मां अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, यह रिश्ता बहुत अटूट होता है। बेटे की तरफ से हो ना हो, मां की तरफ से तो बहुत अटूट होता है। यह रिश्ता कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है, मां की तरफ से तो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है। इतना गहरा रिश्ता उसके बेटे के साथ में उसका होता है। अब एक तरफ अपने बेटे ने खुश होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए, इसलिए उसने शादी करनी चाहिए और उसको बहू भी चाहिए। और दूसरी तरफ उसके मन में यह डर होता है, ये जो मुई नई बहू मेरे घर में आ रही है, कहीं मेरे बेटे को मेरे पास से छीन ना ले। जो मेरा बेटा जिसके ऊपर मैं इतना प्रेम करती हूं, मेरे पेट में से जिसने जन्म लिया है, जिसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत ली है, इसके लिए इतने कष्ट उठाए इसको बड़ा करने में, वही बेटे को मेरे पास से छीन ना ले, ये डर उसके मन में हमेशा होता है। तो ये रिलेशन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है बहू के साथ में। बहू चाहिए भी और बहू के बारे में एक डर भी मन में है। अभी मित्रों, ये जो इनसिक्योरिटी मां के मन में है, सास के मन में है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये महत्व की बात है। अब यहां पर तो थोड़ी मेहनत ज्यादा बहू को करनी चाहिए, ये समाज मान्य भी है, समाज की भी यही अपेक्षा है और वास्तविकता भी यही है। इसलिए बहू ने जब भी अवसर मिले तो सास के पास ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि ये बेटा तुम्हारा ही है, तुम ही इसकी मां हो, आपका ही बेटा है, पहला आपका रिश्ता है, उसके बाद में मेरा पत्नी कर रिश्ता है। ये अपने बर्ताव से, अपने एक्शन रिएक्शन से, अपने कहने से बार बार ये संदेश सास तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि हर सास को मां कहना चाहिए, आई कहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। उससे थोड़ा सा ये शब्द में ही एक जादू है। इसलिए सासूबाई, सासू मां, इसके बला डायरेक्टली मां, आई, ये शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। थोड़ा शुरुआत में शायद डिफिकल्ट लगेगा दोनों को, लेकिन ये शब्द की जादू बहुत महत्व की है। तो ये अपनी सासू मां के पास, जिसको हम मां कहते हैं, उसके पास ये संदेश बार बार पहुंचना चाहिए। अभी कभी पति ने बहुत अच्छा बर्ताव किया, फैमिली के लिए या पत्नी के लिए कुछ अच्छा काम किया, पत्नी खुश हो गई, तो पति की जैसी वो तारीफ करती है, उसी ढंग से उसने सास के पास भी कहना चाहिए कि आई, आपने आपके बेटे को इतने अच्छे ढंग से बड़ा किया, लायक बनाया कि इतना अच्छा पति मेरे हिस्से में आया। ये क्रेडिट उसको दीजिए, बहुत खुश हो जाती है वो। बार बार मेरा पति जो है, मुझे इतना अच्छा पति मिला, इसके लिए आप जिम्मेदार हो, आपके कारण इतना अच्छा पति मुझे मिला है। ये बात तो सही भी होती है, मां के संस्कार तो बहुत महत्व के होते हैं। ये बात अगर बार बार उस तक पहुंचती है तो रिलेशन बदलना शुरू हो जाता है। फिर कभी कभी घर में तनाव पैदा होता है, किसी भी कारणवश थोड़ी खिटपिट हो जाती है, सास के मन की एक इनसिक्योरिटी किसी कारणवश बढ़ गई है,
उस वक्त बहू कह रही है, समय निकाल कर कह रही है, उस अवस्था में भी कह रही है सास से कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका बेटा आपसे बहुत प्रेम करता है। आप तो करती ही हो, लेकिन आपका बेटा भी आपसे बहुत प्रेम करता है। वो एक समय मुझे छोड़ेगा, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब बहू ही खुद ऐसा सास से बोल रही है, तो उसके मन में बची खुची जो भी इनसिक्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। तो सबसे पहले ये रिलेशन में का जो कॉन्ट्रेडिक्शन है, जिसके कारण इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, ये दूर करने का काम बहू को करना है। अपने बर्ताव से, अपने कहने से, अपने टोटल वातावरण से ये एहसास सांस तक पहुंचाना है। दूसरी महत्व की बात होती है कि कोई भी रिलेशन में एक एक्शन रिएक्शन की चेन पैदा हो जाती है। अब ये सास की एक आदत है, वो आदत के अनुसार बोलती है। आप तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि सास आज तक जिस ढंग से बोलती आई है, घर वालों के साथ में बात करते आई है, अपने आप को महत्व का समझकर सबको सलाह देते आई है, चार बातें सुनाते आई है, बहू आने के बाद में उसने तुरंत परिवर्तन करना चाहिए, ये तो अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। उसकी जो घर में पोजीशन है, साथ में इतने सालों से उस घर की वो मालकिन है, तो उस वक्त में 3 प्रकार की रिएक्शन पैदा हो सकती है। अब सास ने कुछ बहू को बोला उल्टा सीधा, तो कुछ बहुएं बोलती है, जाने दे बुढ़ी है, ध्यान ही नहीं देने का। ये भी रिएक्शन है। बुढ़ी है, ध्यान नहीं देने का, ये रिएक्शन है। इससे सास और चिढ़ती है। मैंने इतने महत्व की बात कहने की कोशिश की, लेकिन ये सुनती नहीं है, ध्यान नहीं देती है, अपने आप को क्या समझती है, और वो ज्यादा एग्रेसिव होती है। या फिर कभी कभी सास बोलते बोलते, नॉर्मल घर घर के डायलॉग्स है, तो बहू के बारे में बोलते बोलते बोलती है, क्या तेरे माँ बाप ने यही सिखाया? तेरे माँ को अक्ल नहीं थी? इतनी भी बात नहीं तेरे को जमती है? इस ढंग से तू बर्ताव करती है? इस ढंग से घर का काम करती है? वो माँ बाप के बारे में कुछ बोलेगी। और बेटी तो अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करती है। अभी तक चुप रहकर जो बातें सुन रही थी, वो बेटी अब नहीं सुन सकती। वो चुप रहना पसंद करने वाली बेटी अब अपना चुप रहना बंद कर देती है। वो रिएक्ट होती है और कहती है, देखिए सास जी, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मुझे गाली दी तो चलेगा, मारा तो चलेगा, मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द भी मैं नहीं सुनूंगी। ठीक है, हम अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, 100% सही बात है। माँ बाप के बारे में किसी ने कुछ बोला तो हमको बुरा लगता है, ये भी बात सही है, लेकिन इसके लिए रिएक्ट होने की क्या जरूरत है? माँ बाप के बारे में कुछ भी यहां बोला सास ने, तो माँ बाप पर तो कोई परिणाम नहीं होता है, उनको तो सुना ही नहीं देता है। जब तक हम नहीं कहेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना रिएक्ट होने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरे माँ बाप की इज्जत मैंने रखनी चाहिए। अरे माँ बाप की इज्जत रखनी है नहीं रखनी है, सास के हाथ में कहा माँ बाप की इज्जत है? माँ बाप की इज्जत तो माँ बाप के पास है। तब कोई बहू उल्टा जवाब देती है इस ढंग से, और फिर काम बिगड़ जाता है, फिर दोनों में तनाव बढ़ता है, शायद झगड़ा भी होता है। तीसरा रिएक्शन हो सकता है, कुछ बहुएं बहुत ही दिल को लगा लेने वाली होती है। किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम से उनको लगता है, टची होती है, बहुत दुख होता है, रोना शुरू कर देती है। ये रोना, ये भी रिएक्शन है। सास और चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मैं जो कह रहा हूं, वो कह रही हूं, वो जरा ठीक ढंग से समझ लेना, अमल में लाना। मैं तेरे और फैमिली के भले के लिए कह रही हूं, तू तो रोना शुरू कर रही है। क्या भरे घर में दिन भर रोते रहती है? अब दिन भर घर में रोते रहती है, यह भी सास को पसंद नहीं है। ये जो एक्शन रिएक्शन की चेन है, क्योंकि आपने ऐसा बर्ताव किया या 3 में से किसी भी ढंग से, उसमें और सास रिएक्ट होती है और हमारे संबंध बिगड़ते जाते हैं।
तो ये एक्शन रिएक्शन की चेन हमको रोकनी है और ये जिम्मेदारी बहू पर आती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी रिएक्शन न देते हुए, सास बोल रही है बोलने दो, सुनते रहो। किसी के बोलने से हमारे देह को छेद नहीं गिरते हैं, हमारे शरीर में कोई भी होल तैयार नहीं होते हैं। ये हमेशा समझ लेने चाहिए। किसी ने कुछ भी बोला तो भी हम पर कोई परिणाम न होने की क्षमता हम में है, ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए बहुत कठिन होता है, सबसे ज्यादा महत्व इसने ये कहा उसने वो कहा, इस बात को हम देते हैं। ये गलत एटीट्यूड है, उसमें से हमने बाहर आना चाहिए। ठीक है, सास को लगता है वो बोल रही है, कोई रिएक्शन नहीं देने की। घर में जो अपना काम शुरू है उसी ढंग से काम शुरू है, सास के साथ में उसके बावजूद अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक सास है, गए आधे घंटे से वो बहू को सुना रही है, गालियां दे रही है ऐसा नहीं, लेकिन सुना रही है, तू ऐसा करती है वैसा करती है, तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, अच्छे संस्कार किए होते तो तू अच्छे ढंग से बर्ताव करती है, वगैरह 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 सुना रही है। बहू सुन रही है, अपना काम कर रही है। करते करते किसी कारणवश उसके हाथ में से थाली गिर गई, उसका ढम ढम आवाज आया। अब सास को लग सकता है कि उसको गुस्सा आया और गुस्से से उसने जमीन पर इस चीज को पटका। तब बहुत शांति से बहू कह रही है, आई गलती से हाथ से गिर गया ये बर्तन, मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने नहीं जमीन पर पटका है। अब इस अवस्था में भी अगर ये बहू इस ढंग से बोलेगी तो सास का उत्साह कितना बढ़ेगा। ताली तो दो हाथों से बजती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। आधा घंटा बोल बोलकर सास थक गई है, चुप बैठी है। 3:45 बज गए थे। रोज 4 बजे घर में चाय बनती है, बहू सबके लिए चाय बनाती है। वो चाय बनाने के लिए जा रही, तब सास से कहती है, आई मैं सबके लिए चाय बना रही हूं, आपके लिए थोड़ा आला डालकर चाय बनाओ, अदरक डालकर चाय बनाओ। नहीं, आप जब भी बात कर रही थी ना, तब आपका आवाज थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा जाड़ा हो रहा है, उसको रिलीफ की आवश्यकता है, तो मैं अदरक वाला चाय बनाती हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा गले को। और केवल बोलती नहीं है, सही में अदरक का चाय बनाती है और सास के सामने प्यार से रखती है। अब मुझे बताइए, ऐसा अगर हमेशा पॉजिटिव बर्ताव ये बहू करती है तो सास का उत्साह कितना बढ़ेगा। आखिरी में सास ये कभी भूल नहीं सकती है कि ये बहू मेरे बेटे की, जिससे वो बहुत प्यार करती है, दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसकी बीवी है। ये तो कभी भूल नहीं सकती है। घर में अगर बहू आनंद से रहेगी तो मेरा बेटा भी आनंद से रहेगा, बेटे के जीवन का भी आनंद बढ़ेगा। इतना तो उसको समझता है, इतना उसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बर्ताव करते रहिए, एक्शन रिएक्शन की चेन को रोक दीजिए, सास के किसी भी बोलने का अपने मन पर बिल्कुल परिणाम न होने दीजिए। मैं यहां फिर शारीरिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं रखता हूं। अगर सास शारीरिक हिंसा करती है तो पुलिस के पास ही जाना चाहिए, वो सहन करो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन जहां तक बोलने का सवाल है, उसके आदत का स्वभाव, उसके स्वभाव का सवाल है, उसके आदत का सवाल है, उसके तरफ हम अलग ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, उन चीजों को अलग ढंग से हम हैंडल कर सकते हैं। ये एक क्षमता हम में होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सास ने जो कहा वो अमल में लाओ, उसी के अनुसार घर में बर्ताव करो। उसने उठ बोला तो उठो, बैठ बोला तो बैठो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जहां तक सास कहती है और वो चीज आपको बहुत पसंद भी नहीं है लेकिन एडजस्टेबल है, उन चीजों को एडजस्ट करो, मैक्सिमम उनका सुनते जाओ, अमल में लाओ। जिन चीजों के बारे में आपको ज्यादा हर्ज नहीं है, आपके तत्व के विरोध में नहीं है, आपके मूल्यों के विरोध में नहीं है, तब तक उन चीजों को अमल में लाने में कोई हर्ज नहीं। ये केवल एडजस्टमेंट की बात है। लेकिन जो बातें आपको लगती है कि ये तात्विक बात है, वे तो मैं नहीं सुन सकती हूं, मैंने नहीं अमल में लाना चाहिए, ये बात जो है मेरे मूल्यों के खिलाफ है, तो
उन बातों के बारे में आप आग्रही रहे, लेकिन बहुत प्यार से कहिए, पॉजिटिव तरीके से कहिए। आपका बात कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आइए, आप जानती हो कि मैं सब आपकी बातें सुनती हूं, आप जो कहती हो हर चीज अमल में लाने की कोशिश करती हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जो मेरे लिए संभव नहीं है। वो बातें अगर मैं नहीं कर पाऊं तो आप मुझे माफ कर दें। इतनी तो स्वतंत्रता आपने मुझे देनी चाहिए, क्योंकि मेरे मूल्यों में यह बैठता नहीं है, मेरे तत्व में यह बैठता नहीं है, यह मुझे बिल्कुल मान्य नहीं, अंदर से मान्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रही हूं। अदरवाइज आपकी अवज्ञा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस ढंग से अगर पॉजिटिवली, नम्रता से आप ये बात कहोगे तो शायद वो एक्सेप्टेबल होगी। मैंने ऐसी सासें देखी है। अब मेरे वर्कशॉप में से काफ़ी फैमिलीज जाती है, उनके साथ में इंटरेक्शन होते रहती है। वो कहती है कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार है, घर को बहुत अच्छे ढंग से संभालती है, लेकिन आप उसको मामूली मत समझो। जो चीज उसको मान्य नहीं वो बिल्कुल नहीं करती, मेरा भी नहीं सुनती, पति का भी नहीं सुनती, किसी का भी नहीं सुनती, पूरे दुनिया में किसी का नहीं सुनती, उसके बारे में वो अड़िग होती है। उसके अपने खुद विचार है, वो विचारों के अनुसार ही चलती है। और ये जब सास मेरे साथ ये बात शेयर करती है तब वो शिकायत के तौर पर नहीं शेयर करती, अपने बहू की तारीफ के तौर पर शेयर करती है। ये भी मैंने कई सासों के मुंह से सुना है। तो इस ढंग से जो बात, अब कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती है। अब कोई सास बहुत अंधविश्वासी होती है, किसी गुरु को बहुत मानती है और बहू को आग्रह करती है कि तूने गुरु के चरणों पर, यानी बाबा के चरणों पर माथा टेकना चाहिए। और बहू जानती है कि मेरी सुंदरता पर बाबा फिदा है और बाबा का तो नज़र कुछ ही का और कह रहा है, और इसलिए वो बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी फिर बाबा के पास में, तो उसके बारे में अड़के रहती है। या फिर घर में ऐसा वातावरण है कि निचले जाति के लोगों के साथ में अलग से व्यवहार करो, ये तो इनह्यूमन व्यवहार हुआ, अमानुष व्यवहार हुआ, मानवता के खिलाफ का व्यवहार हुआ, ये तो नहीं एक्सेप्ट करूंगी। इसके बारे में बहू ने बहुत आग्रह रखा, तो इसकी भी तारीफ हमने करनी चाहिए। या फिर किसी और लोगों के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया जाता है घर के लोगों के द्वारा, ये बहू को पसंद नहीं है। घर के लोग अपेक्षा करते हैं कि इसने भी अपमानजनक व्यवहार करना चाहिए और ये उसको नकार देती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपने बहुत अपने विचारों से जीने का आग्रह रखना चाहिए, और सास की कोई बात अगर आपको ऐसे इसके खिलाफ लगती है तो नहीं स्वीकारनी चाहिए। तो ये कहने का आपको अधिकार है, केवल नम्रता से कहो, प्यार से कहो, थोड़ी पॉजिटिव भाषा उपयोग में लाकर कहो, और उसके बारे में आप आग्रही रहो। तीसरा एक महत्व का मुद्दा है इसमें, कभी कभी सास को बहुत रुलाओ, फिर सास आपको कभी नहीं रुलाती। अभी सास को रुलाओ इसका मतलब उसको तकलीफ देकर रुलाओ ऐसा नहीं है, उसके मन में प्रवेश कर कर उसको रुलाओ। हर स्त्री के ऐसे कुछ क्षण होते हैं, ऐसी कुछ उसके जीवन की बातें होती है वो जो कहते वक्त रोती है। सास भी उसके लिए अपवाद नहीं है। ये ऐसे क्षण कब व्यक्त करता है इंसान, जब दोनों में अच्छे ढंग से विश्वास पैदा हो तभी। जब तक बहू उसको दूर की लगती है तब तक तो ये बात कहने वाली नहीं है। बहू कभी समय निकालती है, सास सोने के मूड में है या फिर वो उठ गई है जागकर दोपहर की नींद होकर, उसको समय है, बहू को समय है, जाकर बैठती हैं। वो कहती है कि आइए, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमको एक बात पूछूं। जब आज आप इस घर में आई थी, ये घर इतना बड़ा, इतने बड़े लोग घर में थे। आजकल तो बहुत कम मेंबर्स है अपने घर में, लेकिन तब तो बहुत मेंबर्स थे, 2-3 भाई साथ में रहते थे। आपकी उम्र भी बहुत कम थी। मेरी शादी हुई तब मेरी 25 साल की उम्र थी, आपकी शादी हुई तब तो आपकी उम्र एकदम छोटी थी, 16 साल की थी।
इस उम्र में आप इस घर में आई और इतने अच्छे ढंग से इस घर को संभाला, इस घर की प्रगति में हाथ बटाए, कैसे किया ये मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है। बहुत ही शांत दिखने वाली सास अभी अपना पूरा पराक्रम कहने के लिए तैयार हो जाती है, अच्छे ढंग से अपना पराक्रम कहना शुरू करती है। बहू उसको बार बार अप्रिशिएट करती है, क्योंकि उसके मेहनत पर तो घर खड़ा हुआ है, ये तो फैक्ट है ही। उसने बहुत मेहनत की है, बहुत अपमान झेले हैं, बहुत तकलीफ झेली है, बहुत कष्ट उठाए हैं, वो सब कहते हैं। जब वो देखती है कि दिल से एक स्त्री कर कर ये मेरी बहू मेरी हर चीज को अप्रिशिएट कर रही है, समझ रही है, सही में जानना चाहती है, नाटक नहीं कर रही है, और खुलते जाती है और खुलते जाती है। फिर कहती है मेरे सास ने मुझ पर कैसे अन्याय किए, फिर आगे चलकर कहती है मेरे पति ने मुझ पर कैसे अन्याय किए, आगे चलकर कहती है मेरे बेटों ने भी मुझ पर कैसे अन्याय किए। और ये सब अन्याय की कहानी सुनाते वक्त वो रोती है। जो सास अपने दुख व्यक्त करते हुए रोती है बहू के सामने, वो सास कभी भी अपने बहू को डेलिबरेटली रुलाने की संभावना नहीं है। डेलिबरेटली तो नहीं रुलाएगी। दोनों में बहुत अच्छे ढंग से मित्रता बढ़ेगी, दोनों मित्र बनेंगे। ये अगर ऐसे 5-6 सेशंस हो जाए तो उसके बाद में दोनों की मित्रता सही माने में दो स्त्रियों की मित्रता बन जाएगी। मुझे लगता है अपने जीवन में अपने सबसे अच्छी मित्रता उन्हीं व्यक्तियों से होती है जिनके साथ में हम अपने दुख शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें शेयर करते हैं, उनके साथ में अपनी सही माने में अंतरंग मित्रता होती है। ये रिश्ता यहाँ बहू और सास का न रहकर माँ बेटी का बन जाता है। अब मित्रों, ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो काल्पनिक बातें नहीं है। मेरे एक मित्र के बारे में जो हुआ वहां से मैं शुरुआत करता हूं। ये बात है मेरे एक मुंबई के स्टूडेंट मित्र की। पहले वो मेरे वर्कशॉप में आए, तब वो स्टूडेंट थे, बाद में अलग अलग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट हुए, ABC मित्रता हुई, मुझसे उम्र में बड़े थे। और उनकी एक बेटी जिसकी अभी अभी शादी हो चुकी थी, 2 साल शादी हुई, पूना में शादी हुई, और वो लड़की वापिस आ गई। वापिस आने के बाद में मित्र को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बात कीजिए मेरे बेटी के साथ में। मैंने बेटी के साथ में बात की। उन दिनों में वर्कशॉप में ये सास बहू का रिश्ता वगैरह नहीं होता था, और उसने जो वर्कशॉप किया था वो स्टूडेंट्स का वर्कशॉप किया था, उसमें ये ह्यूमन रिलेशंस भी हिस्सा नहीं था। तो उस लड़की को मैंने समझाने की कोशिश करने के पहले जान लिया कि क्या हुआ था। तो उसका अपने पति के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन पति माँ का बेटा है, माँ के कहने के अनुसार ही चलता है, और माँ दिन रात तकलीफ देती है। माँ यानी सास बहुत तकलीफ देती है, इसलिए वो नहीं रहना चाहते थे। वो मुझसे कह रही थी कि 2 साल से मैं तकलीफ सहन कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी बेटी अपना घर छोड़कर आना नहीं चाहती है, उसके कारण पूरे फैमिलीज में बदनामी होती है, माँ बाप की भी बदनामी होती है, सबकी होती है। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन संभव नहीं है। बात बात पर ये सास मुझे बोलते रहती है, टोकते रहती है कुछ ना कुछ, और फिर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, बहुत दुख होता है मुझे। मैंने इसीलिए 2 साल में बच्चा नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं यहाँ टिक पाऊंगी। मैंने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, हम अलग रहेंगे। पति बिल्कुल तैयार नहीं माँ को छोड़ने के लिए, अकेला बेटा है, इसलिए मैं चली आई। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। मैंने उसको सीधा सवाल पूछा कि तूने 2 साल प्रयास किए कि नहीं? बोला और 2 महीने प्रयास कर। ठीक है, 1 महीना प्रयास कर, 2 महीने जाने दे, प्रयास तो कर देख। पति के साथ में तेरा नहीं जमने वाला होता तो बात अलग है, शायद हम डाइवोर्स के बारे में सोचते, लेकिन सास के साथ नहीं जमता, इस कारण पूरा घर छोड़ देना, ये एडजस्टेबल चीज है। हमेशा याद रखना कि सास कटहल जैसी होती है, फणस जैसी होती है। बाहर से बहुत उसको कांटे कांटे होते हैं, लेकिन अंदर में बहुत ही मुलायम गर होते हैं जो मीठे होते हैं। ये हर स्त्री के बारे में होता है। जब सास बनती है तो उसको तो कांटे ज्यादा आ जाते हैं, मां रहती है तो कांटे बाहर के दिखते नहीं।
वो सास है तो कांटे दिखते हैं। ये हमेशा समझने चाहिए। हमको इंटेलिजेंटली ये जो ऊपर के कांटे हैं उसके अंदर घुसने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। अंदर के गर, अंदर की मिठास हमारे हाथ में लगती है। ये उसको उदाहरण तो अच्छा लगा लेकिन काल्पनिक लगा। बोले ऐसा कभी होता है क्या? हाँ होता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। और मैं तो केवल तुमसे कह रहा हूं कि प्रयास कर कर देखो, नहीं तो चले आओ। वैसे भी तुम्हारे पिताजी तुमको घटस्फोट के लिए यानी डाइवोर्स के लिए तैयार नहीं है। मैं उनको पटाऊंगा कि बेटी ने पूरा प्रयास किया, इसके बावजूद नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो आपको डाइवोर्स के अलावा कोई चारा नहीं है। अब उसको ये पता था कि सर का बहुत सर मेरे पिताजी मानते हैं। वो केवल इसलिए तैयार हुए कि मेरा अगर उसको सपोर्ट मिला तो पिताजी का सपोर्ट मिलेगा और वो डाइवोर्स ले पाएगी। इसलिए बोले ठीक है, आप जो मुझे कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और ये जो सब बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, वो बातें उसको ठीक ढंग से मैंने समझाई। लड़की गई, 1 माह हो गया, 2 माह हो गए, पिताजी मुझसे पूछते हैं उसने कुछ फोन किया क्या? बोला नहीं, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। 2 माह हो गए, आपने तो कहा था कि 1 माह का प्रयोग है, अभी तक वो वापिस नहीं आए। उसका कुछ क्या हो रहा है? बोला सीधी सी बात है, वो अगर वापस नहीं आई है तो उसके प्रयोग में कुछ ना कुछ सफलता उसको मिलती होगी, इसलिए वो प्रयास कर रही होगी। तो अच्छा लक्षण है ये। तो हमको तो उल्टा आश्वस्त होना चाहिए, आप तो उल्टा टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है, मैं 1 महीने बाद मेरे वर्कशॉप के लिए पुणे जाऊंगा, तब उससे शायद मुलाकात होगी। वैसा ही हुआ, पुणे में मेरा वर्कशॉप था, 3 महीने हो चुके थे इस बात को। और वो मुझसे वर्कशॉप में मिलने को आई, साथ में उसके सास थे। उसने मेरा परिचय करा दिया और परिचय कराते वक्त उसने कहा ये मेरी केवल मां नहीं है, मेरी मित्र है। आपने कहा था वो बात 100% सच निकली। सास कटहल जैसी होती है। मैंने सीख लिया कि जो ऊपरी दिखने वाले कांटे हैं उनको कैसे दूर करना, और मेरे हाथ में अंदर की मिठास लग गई। मैं अपने घर में 22 साल तक रही हूं, मेरे मां से मुझे जितना प्रेम नहीं मिला उससे ज्यादा प्रेम गए 3 महीने में मैं अपने सास मां से प्राप्त कर रही हूं। इस बात को शायद अभी 15-20 साल हो गए। दोनों अभी भी बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे कई स्त्रियों ने कहा, जब सास बहू के रिश्ते के बारे में ये बात मैंने क्लास में समझाई, उसके बाद में कई स्त्रियों ने मुझसे आकर कहा कि जिनकी उम्र अभी 50 साल की है, वो कहती थी सर ये बात अगर जब शादी होती तभी अगर हमको पता चलती। आज मेरी सास मेरी मित्र बनी है, पिछले 25-30 साल हम मित्र बनकर रह पाते थे। तो मित्रों, ये बहुत अच्छे ढंग से रिलेशन तैयार किया जा सकता है, लेकिन कोई भी रिलेशन वन वे नहीं होता है। ये हमेशा 2 वे ही हो सकता है। इन सब जिनके बारे में मैंने ये सुधार आपको कहे हैं, उन सब में सास ऐसी थी कि जो अपने आप को बदलने के लिए कुछ हद तक तैयार थे। इन्होंने उस ढंग से उनको टैकल किया, उनके अच्छाइयों का फायदा उठाया, उनकी बेटियां बन गई, मित्र बन गई। अब सास की भी तो कोई जिम्मेदारी है। सास ने भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन सुधारने के लिए दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। सास के मन में यह होना चाहिए कि ये लड़की मेरे बेटे को सुखी रखने के लिए अपने माँ बाप का, इतने दिनों तक जिस माँ बाप के घर में रही है, वो घर छोड़कर आ रही है। इसको अपनापन देना, प्रेम देना, सुरक्षा देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा अंदर से मां ने एक्सेप्ट करना चाहिए, सास ने एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा झगड़ा होता है घर में, वो गृह मंत्री का होता है कि गृह मंत्री कौन है। आज तक सास घर की गृह मंत्री है। सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए कि बहू आ रही है, बहू आने के बाद में वो घर की गृह मंत्री होनी चाहिए, मैंने रिटायर होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। मेरे वर्कशॉप में एक इंडस्ट्रियलिस्ट लड़का, यंग लड़का आया था। उसको लगा कि उसके पत्नी को भेजना चाहिए। उसने पत्नी आई। पत्नी आर्किटेक्ट थी, मुंबई की एक फेमस आर्किटेक्ट, बहुत पैसा कमाती थी, करोड़ों में कमाती थी। उसने वर्कशॉप किया, उसमें पति पत्नी का रिलेशन होता है, उसके ध्यान में आया
कि पति की तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, अपने व्यवसाय में, अपने प्रोफेशन में, और बहुत सक्सेस मिलने के कारण इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि पति के लिए कुछ नहीं करती हूँ। अब घर में नौकर चाकर बहुत थे, दादर जैसे एरिया में बंगला बड़ा था। ऐसी अवस्था में उसको कुछ करना नहीं पड़ता था, लेकिन उसने तय किया, एक शनिचर को उसने तय किया कि पति के लिए, पति को मच्छी बहुत अच्छी लगती है, ये मच्छी खिलाएंगे, हाथ से बनाकर खिलाएंगे। फिर उसको याद आया कि मैं भी अच्छी पकाने वाली हूँ, कुक हूँ, मायके में तो बहुत अच्छा अच्छा पकाती थी। फिर जैसे ही स्टडीज़ में व्यस्त हुई तो ये पकाना भूल गई, तो मैं सुंदर मच्छी बनाऊंगी। उसने उसकी ऑर्डर दी। उन दिनों में मच्छी मिलना मुश्किल है, ऐसे समय में उसने मच्छी की ऑर्डर दी, बहुत पैसे उसके लिए खर्च किए। घर में जल्दी जाऊंगी, शाम को पति 6 बजे आएगा, उसके साथ में 1-1.5 घंटा गुजारूंगी और एक मस्त मच्छी उसको खिलाऊंगी। ये उसने प्लान किया था। अनायास से उसी शाम को उसको एक ऑर्डर आई। बहुत पुराना क्लाइंट था, वो मिलना चाहता था। इसने कहा नहीं, आज मैंने छुट्टी तय की है, मैं 4 बजे निकल के जाने वाली हूँ। उसने बहुत आग्रह किया, उसके कारण उसका काफ़ी नुकसान हो सकता था, लाखों रुपए का नुकसान हो सकता था। फिर भी उसने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैंने बहुत दिनों बाद तय किया है कि ये समय पति को दूंगी और यहाँ बिल्कुल मैं एडजस्ट करने को तैयार नहीं हूँ। घर आई, मच्छी लेकर आई। जैसा ही ये मच्छी बनाने लग गई, सास आई, अरे क्या कर रही है तू, ये मच्छी बना रही तू, ये कितनी महंगी है अभी। उसने कहा नहीं, वो इसको बहुत पसंद है पति को, इसलिए मैं बना रही हूँ। अरे तू क्या बना रही है, तू बनाएगी, इतनी महंगी मच्छी है, बर्बाद हो जाएगी, मैं बनाती हूं। ये बार बार कह रही है बर्बाद होगी तो वेस्ट होगी, पैसा जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे बनाने दो ना। सास ने उसके हाथ से मच्छी छीन ली, खुद बनाई, इसको बिठा के रखा। मच्छी बहुत टेस्टी बनी, क्योंकि सास बहुत टेस्टी बनाती थी, लेकिन ये उस दिन खा भी नहीं पाई। पति को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ये आई, आधा काम छोड़ के आई है, छुट्टी लेकर आई है अपने काम से, मच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है, खा भी नहीं रही है। और फिर धो धो रोकर उसने सब बात अपने पति से कह दी। ये घर मुझे मेरा लगता ही नहीं है। सास हर चीज में इंटरफियर करती है, मेरे बेडरूम में भी इंटरफियर करती है। बेडरूम अच्छी दिखनी चाहिए, साफ सुथरी दिखनी चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कि ये घर मेरा है। फिर दोनों मुझसे मिलने आए, मेरे साथ बात हुई, तब मेरे ध्यान में आया कि बहू को ये घर मेरा है, ये भी एहसास होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर सास को, इस सास को जो सलाह मैंने दी थी उन्होंने मानी भी बाद में। ये सलाह ये है कि जैसे ही अपने बेटे की शादी हो जाए, पहले 2-3 महीने खत्म होते ही पहला काम यह करना चाहिए कि बहू को बुलाकर उसको कहना चाहिए कि भाई आज तक मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत ली, आज से तुझे ये घर संभालना है, तेरी जिम्मेदारी है, आज से इस घर की होम मिनिस्टर तू है, मैं तुझे मदद करूंगी, लेकिन तू कहेगी तब मदद करूंगी, तेरे काम में कोई इंटरफेरेंस मैं नहीं करूंगी। इस ढंग से अगर ये बोले और निर्णय ले तो पूरा का पूरा वातावरण उसमें से बदल जाएगा। तो मित्रों, इस ढंग से गृह मंत्री पद अपने बहू के हाथ में देना, सब जिम्मेदारी उस पर डाल देना, लेकिन उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना, और उसमें भी कहना कि ऐन वक्त पर कहा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम अपने ढंग से जीना चाहती हूं। अभी तुझे अगर मेरी मदद चाहिए तो पहले दिन एक्स्ट्रा मदद के लिए कहे, नहीं तो एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी, वो नियम है, वो हमेशा करते रहोगी, तू जैसा बोलेगी वैसे। दोनों का वातावरण बदल जाता है, रिलेशन बदल जाता है, सास को भी सांस लेने के लिए, कुछ करने के लिए फुर्सत मिल जाती है। अभी कभी कभी बहू गलती करती है, हमेशा उसको प्यार से समझाओ, गलतियां सुधारने के लिए, जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव वे से कहो। हमेशा याद रखना कि मैं ही उसकी मां हूं, वो मां छोड़कर आई है, उसको इस घर में मां मिलनी चाहिए। ये दृष्टिकोण अगर सास रखती है, और जो मैंने नियम पहले कहे हैं सास बहू के रिश्ते के लिए, वो अगर बहू अमल में लाती है, ये दोनों तरफ से अगर ये सही माने में रिलेशन सुधारने का प्रयास होता है, तो हर घर की सास और बहू
ये माँ और बेटी बन सकती है। मैं ये काल्पनिक बातें आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, जो मैंने कई घरों में देखा है, ऐसे बदलाव देखे, उसके बाद ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। केवल आपका निश्चय चाहिए, उस ढंग से प्रयास करने की आपकी तैयारी चाहिए। मुझे लगता है आज के बाद कोई भी बहू ये ना कहेगी कि मेरी सास ऐसी है इसलिए मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मेरी सास ऐसी है इसलिए मैं ये घर को अलग करना चाहती हूँ। अब किसी बेटी को अलग रहने का अधिकार है कि नहीं? है, लेकिन शादी के पहले। जिस बेटी की सास के साथ में, ससुर के साथ में रहने की तैयारी नहीं, उसने शादी होने के पहले अपने पति के, होने वाले पति के सामने शर्त रखनी चाहिए, भाई मुझसे शादी करना है तो मेरे साथ अकेला रहना पड़ेगा, तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद उस पति ने तय करना है शादी करनी है नहीं करनी है। लेकिन आप अगर एक बार उस लड़के के साथ में शादी करते हो तो इसका मतलब ऐसा है कि उसके माँ बाप की जिम्मेदारी भी आप स्वीकारते हो, क्योंकि लड़का आसमान से तो नहीं टपकता है, उसको पैदा करना होता है, उसको बड़ा करना होता है, उसके लिए माँ बाप को बहुत कष्ट लेने होते हैं, तब जाकर आपको पति मिलता है। सेम बात आपके माँ बाप की। अब आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत कष्ट किए हैं, इसलिए आप तो इसको पत्नी मिली है। इसलिए जब कोई पत्नी कहती है कि मेरे माँ बाप की मुझे कुछ जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ेगी, वो भी पति को बहुत अच्छे ढंग से स्वीकारना चाहिए। चाहे पत्नी खुद आर्थिक कमाई करती हो तो उसका कुछ हिस्सा देना चाहती है तो देने के लिए अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो भी आसमान से नहीं गिरी है। इसको आयती पत्नी नहीं मिली है आसमान से गिरकर, किसी के मेहनत से वो पैदा हुई है। तो ये दोनों तरफ इस ढंग का दृष्टिकोण चाहिए, तो ही फैमिली अच्छे ढंग से जी पाएगी। सास घर में होने के फायदे भी बहुत होते हैं, बच्चे होने के बाद में तो अनगिनत फायदे होते हैं। सास घर में होने के दूसरे भी फायदे होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। केवल सास घर में होना यानी इसका मतलब अड़चन है, जीना मुश्किल है, खुद के स्वतंत्रता पर कंट्रोल है, यहाँ तक ये बात सीमित नहीं होती है, उसके फायदे भी बहुत होते हैं। जिस घर में सास है, ससुर है, समंजस है, कोऑपरेटिव हैं, उस घर का वातावरण ही कुछ अलग हो जाता है। माँ बाप मिल जाते हैं बेटी को, बहू को, सही माने में। तो इस लाइंस में हमने आज के ज़माने में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इन शॉर्ट मित्रों, हम कोई भी ह्यूमन रिलेशन सुधारना चाहे, उसके लिए प्रयास करना चाहे, तो उसके रिजल्ट्स हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारे माइंड में है और ये माइंड से उपजने वाले कम्युनिकेशन स्किल्स में है, ये माइंड से उपजने वाले बर्ताव में है। ये हमेशा याद रखिए और उस दिशा में प्रयास कीजिए। सक्सेस आपके हाथ में है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।